नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें इसके कारणों के बारे में और लास्ट में आखिर में देखा जाए तो उसके परिणाम क्या हुए द्वितीय विश्व युद्ध के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था पेरिस शांति सम्मेलन में लिए गए निर्णय, जिसमें सबसे पहला एक पार्ट बनाया जाए तो विभिन्न देशों के प्रति लिए गए निर्णय के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला कि सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ वर्साई की अपमानजनक संधि की, जिसके तहत जर्मनी के समृद्ध क्षेत्रों का बंटवारा किया गया और एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर आरोपित कर दी गई। जितना सब कुछ जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था वो सब कुछ जर्मनी के ऊपर ला दिया कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ तो आप ही पे करेंगे, सब कुछ। इसलिए तो अतः जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हो गया। कि कोई भी बात है, सीधी सी बात है कि ना, अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा गलत चीज़ आरोपित कर दोगे तो फिर उसका तो राष्ट्रवाद या उसकी सहन शक्ति तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे में यह स्वाभाविक ही था कि जर्मनी इस अपमान का बदला लेगा ही, सीधी सी बात है। इसी क्रम में जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई, जिसने वर्साई संधि प्रावधानों को तोड़ना एवं अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और इसकी पूर्ति के लिए राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन किया गया। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसका दूसरा कारण एक ये भी था कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली जीत कर भी हार गया, क्योंकि लंदन की गुप्त संधि के तहत किए गए वादे के अनुरूप इसे फ्यूम नगर व अन्य क्षेत्र प्राप्त नहीं हुए। फलतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। तो दूसरी तरफ युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने जन असंतोष उग्र कर दिया। फलतः मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद की स्थापना हुई, जिसने विस्तारवाद पर बल दिया और रोम बर्लिन दूरी का निर्माण कर विश्व युद्ध का आधार तैयार किया गया। फिर अगला है निशस्त्रीकरण। पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण का प्रावधान पराजित राष्ट्रों के संदर्भ में लाया गया और जर्मनी के निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। इस भेदभाव मूलक प्रावधान ने निशस्त्रीकरण की मूल भावना को ही निरर्थक बना दिया। अतः हिटलर ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन से त्यागपत्र दिया और सैन्यवाद पर बल दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आधार भी तैयार हुआ। अब एक अगले देख लेते हैं कारण क्या था। राष्ट्रसंघ की स्थापना एवं असफलता। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, किंतु इसमें पराजित राष्ट्रों को स्थान नहीं मिला, अतः इसे विजयी राष्ट्रों का संघ कहा गया। इस तरह इससे मित्र राष्ट्रों की स्वार्थ पूर्ति का साधन माना गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रसंघ अपने कर्तव्य पालन में भी असफल रहा। वस्तुतः वह इटली के विस्तार को नियंत्रित नहीं कर पाया और जब जापान ने 1931 में मंचूरिया पर हमला किया तो राष्ट्रसंघ ऐसा नजर आया। दरअसल जापानी आक्रमण को नज़रअंदाज करने का कारण यह भी था कि पूंजीवादी राष्ट्रों की नज़र में जापान चीन में साम्यवादी प्रसार को नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ से विश्वास कम होने लग गया और हिटलर ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र देकर शस्त्रीकरण एवं विस्तारवाद पर बल दिया गया। अगले कारण पर चलते हैं, जो कि है आर्थिक मंदी। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रथम विश्व युद्ध से दुष्प्रभावित देशों की आर्थिक दिशा को और भी कमजोर कर दिया। वस्तुतः युद्ध के दौरान लिए गए कर्ज ने राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था को ऋणी बना दिया, जिससे भुगतान की समस्या पैदा हो गई। तो दूसरी तरफ मंदी के कारण राष्ट्रों ने अपने आयात पर प्रतिबंध लगाया। फलतः व्यापारिक असंतुलन पैदा हुआ और राष्ट्रों का आपस में अविश्वास बढ़ गया। इस आर्थिक कमजोरी ने प्रजातांत्रिक सरकारों के समक्ष संकट भी पैदा किया। इसी क्रम में जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई। इस तरह इटली, जापान, जर्मनी जैसे तानाशाही शासकों ने इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए विस्तारवादी नीति पर बल दिया। फलतः विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। अब आते हैं अपनी अगली वाली नीति पे, जो कि तुष्टीकरण की नीति थी। जब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की अवांछित मांग को पूरा किया जाना अथवा उस राज्य की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। इसको ओवरऑल देखा जाए तो इसको तुष्टीकरण की नीति ही कहा जाता है। वस्तुतः पूंजीवादी शक्तियां साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती थी, अतः उन्होंने सभी उपायों से साम्यवाद की संपत्ति
समाप्ति पर बल दिया। इसी क्रम में साम्यवाद विरोधी देशों जैसे इटली, जर्मनी, जापान के प्रति ब्रिटेन, फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपना दी। ब्रिटेन की नीति थी कि फांसीवादी सरकारों को साम्यवादी शासन के विरुद्ध खड़ा करके स्वार्थ पूर्ति की जाए। अतः इटली, जर्मनी, जापान के सैन्यवाद एवं विस्तारवाद को नज़रअंदाज किया गया। इसी क्रम में 1938 में हिटलर की मांग को पूरा करने के लिए इसके तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने हिटलर की सुडेटनलैंड की अवांछित मांग को स्वीकार कर लिया और चेकोस्लोवाकिया राज्य का अंग भंग कर दिया गया। यह तुष्टीकरण की नीति की प्रकाष्ठा, यानी कि प्रकाष्ठा को एक शिखर के नाम से भी जाना था, मतलब शिखर कहा जाता है ना जिसको, वो भी कहा जा सकता है, प्रकाष्ठा थी। वस्तुतः एक स्वतंत्र राज्य का अंग भंग कर उसे हिटलर के हवाले करना तुष्टीकरण की नीति को प्रमाणित करता है। इससे हिटलर का मनोबल और बढ़ गया। उसने राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि ब्रिटेन के व्यापारिक हित वहां मौजूद थे। वस्तुतः ब्रिटिश उत्पादों की मांग अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में जर्मनी में ज़्यादा थी। इसलिए ब्रिटेन जर्मनी के आर्थिक पुनर्निर्माण पर बल दे रहा था, तो साथ ही वहां साम्यवादी प्रसार न हो, इसलिए वह हिटलर के विस्तारवादी प्रयासों का समर्थन भी कर रहा था। इसी क्रम में ब्रिटेन ने जर्मनी से नौसैनिक समझौता भी कर दिया। फिर इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि ब्रिटेन व फ्रांस के व्यापारिक हित भूमध्य सागर में मौजूद थे और वे नहीं चाहते थे कि शत्रु के रूप में इटली भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मौजूद रहे। अतः मुसोलिनी ने जब इथोपिया पर नियंत्रण स्थापित किया तो ब्रिटेन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ मुसोलिनी साम्यवादी विरोधी था, अतः ब्रिटेन व फ्रांस उसके शस्त्रीकरण व विस्तारवाद को नज़रअंदाज करते रहे, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गए। इस तरह ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति विश्व युद्ध का कारण बन गई। वस्तुतः ब्रिटेन व फ्रांस युद्ध से बचने के लिए फांसीवादी शक्तियों की अन्यायपूर्ण मांगों को पूरा करके अपमानित होते रहे। उन्हें यह पता था कि यदि वे फांसीवादी शक्तियों के विस्तार को रोकने का प्रयास करेंगे तो उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। अतः इससे बचने के लिए वे उनकी अवांछित मांगों को पूरा करते रहे। इसी क्रम में हिटलर की विस्तारवादी इच्छा बढ़ती रही और अंततः जब उसने रूस के साथ आक्रमण संधि की और पोलैंड पर हमला किया, तब ब्रिटेन व फ्रांस ने हिटलर की इस कार्रवाई का विरोध कर दिया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की जगह अपमान को चुना, किंतु वे युद्ध से। अब आ जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों पर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के प्रभुत्व में कमी आ गई और विश्व रंगमंच पर अमेरिका की शक्ति बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्राज्यों के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, अर्थात उपनिवेशवाद को चोट पहुंची। वस्तुतः यूरोपीय राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों में स्वतंत्रता का आंदोलन की तीव्रता आ गई, या कहा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन और तीव्र हो गए वहाँ पर। अतः बाध्य होकर यूरोपीय राज्यों को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। इसी क्रम में भारत, बर्मा, मिस्र, श्रीलंका आदि देश इंग्लैंड से मुक्त हो गए और साथ ही हॉलैंड के उपनिवेश जावा, सुमात्रा, ब्रोनिया स्वतंत्र हुए और इंडोनेशिया के रूप में संगठित हुए। इतना ही नहीं, जर्मनी, जापान, इटली के साम्राज्य भी समाप्त हुए। जापान के क्यूराइल द्वीप एवं सखालिन द्वीप पर रूस का नियंत्रण हुआ। इसी तरह अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला और अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। 1960 में अफ्रीका में 16 राष्ट्र स्वतंत्र हुए। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। वस्तुतः युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीपति एवं साम्यवादी गुटों में बंट गया, जिसका नेतृत्व क्रमशः अमेरिका एवं सोवियत संघ कर रहे थे। इन दो महाशक्तियों को तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के कारण प्रादेशिक रक्षा संगठनों जैसे नाटो एवं वर्षा संधि संगठन का जन्म हुआ। फलतः सैन्यवाद को बढ़ावा मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए देशों का समूह तृतीय विश्व के नाम से जाना जाने लगा।
जिसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा की स्थापना करना था। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना समर्थक घोषित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। युद्ध के दौरान ही आज़ाद हिंद फौज का गठन सशस्त्र कार्रवाई के नाम पर भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने की योजना बनाई गई और भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसकी असफलता के पश्चात भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चीन द्वितीय विश्व युद्ध का क्षेत्र बन गया और जब जापान का आत्मसमर्पण हुआ तो उसके अधीन क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर साम्यवादी व राष्ट्रवादी दल के बीच संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में साम्यवादी सफल हुए और माओ जेदुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।